Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to our Anand Institute YouTube channels. In last video, we discussed about democracy, its definitions, its meanings and characteristics of democracy. Today we will discuss about critical examination of democracy. आज हम इसकी आलोचनात्मक अध्ययन जो है डेमोक्रेसी का करेंगे और इसके लिए फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू स्टडी इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि डेमोक्रेसी की क्रिटिकल आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में इसकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। मतलब डेमोक्रेसी जो सिस्टम्स है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, उसके गुण कौन कौन से हैं, उसकी मेरिट कौन कौन सी है और अवगुण कौन कौन से, क्या कमियां हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी होती है तो कुछ नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों ही बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है कि यह जो है जन कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देती है, पब्लिक वेलफेयर को जो है वो बढ़ावा देती है। इसके पीछे रीजंस क्या है ये समझते हैं इसको। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि एक डेमोक्रेटिक की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो किसके द्वारा चलती है, वो हमने पढ़ा भी था कि इसमें जो है पब्लिक वो इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही जो है सरकार को चलाते हैं। दे विन द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉमिस ऑफ मेकिंग एन इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। और हम ये सभी जानते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, वो पब्लिक से प्रॉमिस करते हैं कि जब भी अगर उनको चुना जाएगा, उनको इलेक्ट किया जाएगा, तो वे चुनकर जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जनहित जन कल्याण के कार्य जो है वो करेंगे, और इसी प्रॉमिस के आधार पर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। एंड they also have to contest elections in the future। और नेक्स्ट क्या है, उनको फ्यूचर के अंदर भी वापस इलेक्शंस लड़ने होते हैं, फेस करना होता है कॉन्टेस्ट में, उसमें इलेक्शन में भाग लेना होता है। इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर होता है वर्क करने का, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स नहीं किए हैं, जिस प्रॉमिस के आधार पे वे चुन के आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, और अगर वे कार्य नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वापस उसी पब्लिक को जो है उनको फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो है पावर जो है वो सारा पब्लिक के पास में होता है। पब्लिक उन्हें हटा भी सकती है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक तरीके से दबाव भी होता है कि वह पब्लिक वेलफेयर के वर्क करे। तो देयरफॉर दिस रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट इन पब्लिक वेलफेयर। तो इस प्रकार से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें भी हम चुन के भेजते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा जनहित कार्यों पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए ये एक पहली बहुत बड़ी विशेषता हो जाएगी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है जनता के हितों का कार्य किया जाता है। द सेकेंड इज एजुकेशन ऑफ पेट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति की शिक्षा भी जो है हमें डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मिलती है। कि डेमोक्रेसी आल्सो डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह पेट्रियटिज्म यानी कि राष्ट्रभक्ति की भावना को भी जो है वह उत्पन्न करता है। अकॉर्डिंग टू मिल्स, एक बहुत ही बड़े विद्वान है पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने कहा है, तो ये कोड आप ध्यान रखिएगा, ए डेमोक्रेसी हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, केवल यही लाइन दे रखे कि हु सेड ए डेमोक्रेसी हेल्प इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन जो है, ये कोड जो है वो मिल के द्वारा कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वह लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भी जो है उसको बढ़ाने में जो है उसका सहयोग देती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जैसे कि मैंने सिस्टम बताए थे, कुछ मोनार्की होते हैं, कुछ डिक्टेटरशिप्स है, मतलब तानाशाही है, या पहले राजशाही राजाओं का शासन होता था। वहाँ पे जनता जो है वो खुद से उनको कनेक्ट महसूस नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक तरीके से वो अपनी मनमर्जी चलाते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता खुद से जुड़ा महसूस करती है उस कंट्री से, वो खुद को कनेक्ट महसूस करती है, उसको लगता है कि ये देश अपना है, अपना देश है, उनको वहाँ का गवर्नमेंट इलेक्ट करने का पावर होता है। इसलिए इसकी वजह से जो है उनके अंदर पेट्रियटिज्म की भावना भी जो है वो डेवलप होती है। हाँ, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवोल्ट्स। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो मेरिट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता भी कह सकते हैं, वो ये है कि ये रिवोल्ट यानी कि जो क्रांति होती है उससे एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है, हमें सुरक्षा देता है। उसके पीछे रीजंस क्या है वो देखते हैं हम। रिवोल्ट्स टेक प्लेस इन सच स्टेट्स वेयर द पावर ऑफ रूलिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस।
यानी कि जो क्रांति होती है, जितने भी रिवॉल्ट्स होते हैं वो वहाँ होने की संभावना ज़्यादा होती है जहाँ पे जो सिस्टम्स हैं, जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर किसी एक सेक्शंस के हाथों में है अगर, और वो तानाशाही, जैसे कि मैंने कहा था डिक्टेटरशिप जो है, तानाशाही जो है, वहाँ पे रिवॉल्ट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। एंड दिस सेक्शंस रूल बाय नेग्लेक्टिंग द इश्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और ये लोग क्या करते हैं, ये जनहित कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर के कार्यों की उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, जनता के हितों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे जनता के अंदर जो है जनता अनसेटिस्फाइड रहती है, असंतोष उत्पन्न होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से ऐसी शासन व्यवस्था में वहां पे रिवॉल्ट्स होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इसका जस्ट ऑपोजिट है, वहां पे इसकी रिवॉल्ट्स होने की संभावना बहुत ही कम होती है। In a democracy, the power lies in the hands of the public and the government is responsible towards the people। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सारा का सारा पावर जो है वो पब्लिक के हाथों में होता है, और जो पब्लिक इलेक्ट करते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो वो बिल्कुल भी पब्लिक की जो है अनदेखी नहीं कर सकते, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है, जनता की मांगों को सुना जाता है, उनकी मांगों को पूरा किया जाता है, और इस वजह से वहां पे रिवॉल्ट्स होने की संभावना वहां पे बहुत ही कम होती है। Every people has right to convey their opinion and contest elections in the democracy। और हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार जो है वो होता है। तो ये एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पे रिवॉल्ट्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह इक्वलिटी और फ्रीडम यानी कि समानता और स्वतंत्रता के भाव को बढ़ावा देती है, उसके ऊपर आधारित होती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पेक्ट द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह हर व्यक्ति की, जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति की जो है उसको समानता और स्वतंत्रता के उसका भाव देती है, उसका रेस्पेक्ट करती है। It does not discriminate among the citizens on the basis of caste, language, religion, gender, wealth, etc। यानी कि जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे जनता के साथ में, वहाँ की पब्लिक के साथ में धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ पे सभी पब्लिक को जो है इक्वलिटी प्रदान की जाती है, वहाँ पे सबको फ्रीडम दी जाती है। ये इसकी सबसे मेन विशेषता है। जस्टिस फॉर ऑल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी। और सभी को जो है न्याय प्रदान किया जाता है, और जुडिशरी जो होती है उसके द्वारा जो है उन सभी को न्याय प्रदान किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पे नहीं होता है। फिफ्थ इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट यानी कि कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य हो जाएगा, कल्चर यानी कि आपके संस्कृति या एंड साइंस यानी विज्ञान। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो है आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस को जो है उनको प्रमोट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया जाता है। ए डेमोक्रेसी डज नॉट पैलेस एनी फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑन आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस एंड इंस्टीड ऑफ इट्स एडवोकेट्स फॉर देयर डेवलपमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है या जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, कल्चर इन सबको प्रमोटिंग किया जाता है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, उल्टा एक गवर्नमेंट जो होती है वो उनको बढ़ावा देती है। जबकि मोनार्की पैलेस कंट्रोल्स ऑन ऑल दिस सेक्टर्स बिकॉज इन मोनार्की द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि मैंने बताया भी था मोनार्की जो है यानी कि जो तानाशाही जो है या राजशाही जो शासन होते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होता है, किसी भी तरह की उनकी फ्रीडम जो है नहीं होती है। आर्ट, कल्चर, साइंस इन सब के ऊपर जो है इतना विकास वहाँ पे नहीं हो पाता। जितना विकास डेमोक्रेसी के अंदर होता है उतना विकास मोनार्की सिस्टम के अंदर जो है वो नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स कौन कौन सी है। तो फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कुछ कमियां क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो द फर्स्ट इज न्यूट्रलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी कि जो बौद्धिक वर्ग है वो उदासीन बना रहता है। उदासीन का मतलब ये हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होती है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है वो खुद को इससे अलग रखता है। देयर इज न्यूट्रलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअलिस्ट क्लास इन डेमोक्रेसी। इट दिस सिस्टम
देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बिसाइड क्वालिटी। यानी कि डेमोक्रेसी की एक कमी ये कह सकते हैं हम कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वह क्वांटिटी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब संख्या को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिसाइड क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि जहाँ पे संख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसलिए कई बार हम लोग सुनते भी हैं कि डेमोक्रेसी को, जिसको हिंदी में हम लोकतंत्र कहते हैं, उसको भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो फिर गलत ही क्यों ना हो। कई बार लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी जो है वो करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये एक डेमोक्रेसी की इसका जो नेगेटिव पॉइंट या एक माइनस पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो क्वांटिटी को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। और शायद कहीं इसी वजह से जो है जो इंटेलेक्चुअलिस्ट जो वर्ग है वो खुद को इससे अलग रखने का प्रयास करता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी डीमेरिट्स हो जाएगी। सेकंड इज इट्स इररेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जो है गैर जिम्मेदार होती है। आमतौर पे कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो है वह पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही इसके बताया गया है। क्या है वो देखते हैं हम। इन थ्योरेटिकल फॉर्म डेमोक्रेसी इज सेड टू बी गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। यानी कि अगर सैद्धांतिक तौर पे देखें तो हमने पढ़ा भी था, तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वह पब्लिक के प्रति जो है वह रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट इन एक्चुअल डेमोक्रेसी सीम टू बी एन इररेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो पार्टी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेल्योर्स विच टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम वास्तविक तौर पे देखें अगर, तो वास्तव में क्या होता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने जो फेलियर्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं, वो अपने ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर जो है वो सारा फेलियर डालते हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की ये एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वह इररेस्पॉन्सिबल होती है, वह अपनी जवाबदेही जो है वह नहीं लेती है। द थर्ड पॉइंट इज वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम। यानी कि जनता का जो पैसा है, उसकी संपदा है, उसका भी जो है इसके अंदर वेस्टेज होता है, व्यर्थ होता है। वो कैसे होता है, लेट्स सी। इन ए डेमोक्रेसी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज कंज्यूम ए लॉट ऑफ मनी एंड ए लॉट ऑफ टाइम इज आल्सो वेस्टेड। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जाती है, जब भी कोई कानून का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारा पैसा और टाइम जो है वो वेस्ट होता है पब्लिक का। ऑल द वर्क्स आर डन बाय वेरियस कमिटीज, क्योंकि जितने भी काम हैं वो अलग अलग जो है वो कमिटी के द्वारा किए जाते हैं। आफ्टर एक्सटेंस डिबेट ऑफ द लेजिस्लेचर, और हर कानून के ऊपर, हर पॉलिसीज, हर लॉ कंज्यूम करने से पहले उनके ऊपर कमिटी फॉर्मेशन होता है, उनके ऊपर फिर बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद ही जो है उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है पब्लिक का जो है पैसा और टाइम भी जो है वो वेस्ट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि डेमोक्रेसी की जो है ये नेगेटिव पॉइंट है। फोर्थ डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसइंटरेस्टेड वोटर्स। यानी कि जो मतदाता होते हैं, जो वोटिंग करते हैं पब्लिक, उनका जो है इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं होता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज कॉल्ड टू बी द रूल ऑफ पीपल। एज वी नो ऑल, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी जो है वह जनता का ही शासन है एक तरीके से। बट द वोटर्स डू नॉट कीप एनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस प्रोसेस। लेकिन सबसे बड़ी इसकी कमी यह है कि पब्लिक जो है वह इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वह इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। आफ्टर द इमेंस एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट, द वोटिंग्स टर्नआउट्स अकाउंट्स टू मर्ली 50 to 60%। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, वो बहुत सारे प्रयास करते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, वो वोटिंग कास्ट करने के लिए। लेकिन जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुश्किल से जो है 50 to 60% वोटिंग कास्ट होती है, जो कि एक बहुत बड़ी
कमी है इसकी, जनता इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। और ऐसा हमने भी कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने परिवार के अंदर भी कई लोगों से सुना हुआ होगा कि जब वोटिंग होती है तो वो लोग नॉर्मली जो है उसको अवॉइड करते हैं, वो वोट देने नहीं जाते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की एक कमी है। जब तक जनता, क्योंकि जनता का शासन है, रूल ऑफ पब्लिक है, इसके अंदर जनता ही अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो सही सरकार को नहीं चुना जा सकता है। इसलिए हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है वो करनी चाहिए, तभी सही मायनों में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती है। फिफ्थ डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ए वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है इसकी। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के अंदर कोई भी इमरजेंसी है कंट्री के अंदर, तो उस समय जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वह वीक जो है साबित होती है। इन केस ऑफ वॉर और अदर सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस, वॉर हो चाहे ऐसा और कोई संकट की स्थिति हो, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव टू बी वीक, तो उस समय जो है एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कमजोर साबित होती है। बिकॉज देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इट, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पावर जो है किसी सारे के सारे पावर सब एक हाथ में नहीं होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उनका विकेंद्रीकरण होता है। बिकॉज इन दिस सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक एंड सीक्रेट डिसीजन, और इसी वजह से जो है इस सिस्टम के अंदर जो है जल्दी से और निर्णय जो है वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में स्टडी की है। आज ये कंप्लीट हो गई है। जो आपको अच्छे तरीके से इनको देखना है, मैंने एज ए नोट्स लिखा है, तो आप इन्हें नोट डाउन भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। इस बारे में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।